बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं जी काउंटर करंट मल्टीप्लायर को। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल के साथ यूरिनरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस किया था। तो आज यूरिनरी सिस्टम का जो क्वेश्चन है सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टासिस में, तो यूरिनरी सिस्टम वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा। तो किडनी का जो रूल होता है बेसिकली दो रूल परफॉर्म करता है किडनी। किडनी वर्क करता है एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर और आल्सो जो है ना वो हेल्प करता है ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पर। तो इसका एक्सक्रीटरी जो रूल है वो हमने डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम इसका देखते हैं ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन कि किस तरह से जो किडनी है बॉडी में वाटर और सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करता है। तो दो हमारे पास कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर वाटर एक्सेस अमाउंट में मौजूद है बॉडी के अंदर तो उस वक्त डाइल्यूट यूरिन पैदा होगा। अगर वाटर लिमिटेड सप्लाई में मौजूद है तो उस वक्त जो यूरिन पैदा होगा कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होगा। ये तो ये बात होगी कि अगर एक्सेस अमाउंट में है तो डाइल्यूट यूरिन पैदा होगा, अगर शॉर्ट अमाउंट में मौजूद है वाटर तो फिर क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन। अब किस तरह से किडनी अपने आप को एडजस्ट करती है और किस तरह से जो है ना वो ऑस्मोरेगुलेटरी रोल प्ले करता है तो हम देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि जी कि अगर बॉडी में एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो वाटर अगर एक्सेस अमाउंट में मौजूद है तो फिर क्या होगा। नेफ्रॉन का हमने सिंपल सा स्ट्रक्चर देखा था। इसका ग्लोमेरुलस हो गया, ये इसकी वुमेन कैप्सूल, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसका लूप ऑफ हैनले हो गया, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये इसका हो गया कलेक्टिंग। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम डिटेल के साथ। तो अगर एक्सेस अमाउंट में मौजूद है वाटर बॉडी के अंदर फिर जो यूरिन पैदा होगा वो होगा डाइल्यूट यूरिन। किस तरह से डाइल्यूट यूरिन पैदा होगा, कोशिश ये की जाती है कि किडनी इस तरह से ऐसा मैकेनिज्म होता है किडनी के अंदर कि इस नाली के अंदर ये जो हमारे पास नेफ्रॉन जा रही है इसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वाटर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि जो एक्सेस अमाउंट में वाटर मौजूद है उस एक्सेस अमाउंट में उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जा सके। तो इसके लिए क्या, इसके लिए अडॉप्टेशन क्या होती है, यहां से जब फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस से वुमेन कैप्सूल में, यहां फिल्ट्रेशन ज्यादा फिल्ट्रेशन होती है, मोर फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस से वुमेन कैप्सूल में। यानी इस केस में कोशिश ये करनी है कि बॉड इसमें ये जो डक्ट जा रही है इस नेफ्रॉन में ज्यादा से ज्यादा वाटर रहे। तो ग्लोमेरुलस से वुमेन कैप्सूल में जब फिल्ट्रेशन होती है पानी ज्यादा से ज्यादा जाता है। अब आगे होनी है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के जो केस है, यहाँ वाटर रीअब्सॉर्ब होना है तो यहाँ जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कम से कम रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो दो प्रोसेस होते हैं कि अगर एक्सेस अमाउंट में वाटर मौजूद है तो फिल्ट्रेशन जो होती है मैक्सिमम फिल्ट्रेशन होती है, और जब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है वो क्या होती है, मिनिमम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है। इस तरह से जो मैक्सिमम वाटर है वो इस जो डक्ट है इसके अंदर रखा जाता है, और ये जो मैक्सिमम वाटर है इस मैक्सिमम वाटर को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। ये तो होता है एक्सेस अमाउंट में वाटर मौजूद हो। अगर हमारे पास लिमिटेड सप्लाई में वाटर मौजूद हो, अगर वाटर जो मौजूद हो ये लिमिटेड सप्लाई में हो तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि जो लिमिटेड सप्लाई में अगर वाटर हो तो फिर जो होता है वो यूरिन पैदा होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होता है। अब ये कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे पैदा होता है, इसमें ये कोशिश की जाती है कि किडनी इस तरह से एडजस्ट होती है कि हमारे पास जो इस डक्ट के अंदर वाटर कम से कम रखा जाए। तो यहाँ पे अब जब पहले मरले में ग्लोमेरुलस से वुमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होगी तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होती है वो मिनिमम फिल्ट्रेशन होती है। यहाँ क्या होगी, कम से कम फिल्ट्रेशन होगी ताकि कम से कम पानी जो है ना वो इस नाली के अंदर रहे। तो यहाँ जो फिल्ट्रेशन होगी वो कम से कम होगी, और यहाँ रीअब्जॉर्प्शन जो होगी वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को जो है ना वो कंजर्व किया जा सके। इस तरह से हमारे पास जो होता है ना वो कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होता है। अब हम देखते हैं कि किडनी जो है वो किस तरह से हाइपोटोनिक यूरिन पैदा करता है और किस तरह से हाइपोटोनिक यूरिन पैदा करता है। तो इसके लिए दो कंडीशन हमारे पास होती हैं, एक होता है हार्मोन के जरिए और दूसरा होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर के जरिए। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हार्मोन के जरिए किस तरह से किडनी जो है वो वाटर के लेवल को मेंटेन करता है। अब जब पानी एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है बॉडी में तो सिग्नल जो है ना वो हाइपोथैलेमस की तरफ जाता है, और हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये फिर एडीएच सेक्रेट करता है या वैसोप्रेसिन,
और यही जो एडीएच है या वैसोप्रेसन है, ये फिर डिसेंडिंग लिम्ब में आता है, ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है, और यही एडीएच जो है पानी के रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जब लेस अमाउंट में वाटर मौजूद होता है तो फिर सिग्नल जो है हाइपोथैलेमस की तरफ नहीं जाता, और जब सिग्नल नहीं जाता तो हाइपोथैलेमस आगे जो है वो रिलीजिंग फैक्टर सीक्रेट नहीं करता पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ, और ना एडीएच रिलीज होता है, और इसी तरह से जो है वो हमारे पास पानी की वापसी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाती। तो ये तो होता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। अब एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम होता है डायबिटीज इन स्पाइडर्स। उस डिजीज में क्या होता है, उस डिजीज में ये होता है कि एडीएच रिलीज नहीं होता। जब एडीएच रिलीज नहीं होता, पानी की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। जब पानी की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती तो फिर क्या होता है कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनको पेशाब ज्यादा आता है। उसकी वजह ये होता है कि एडीएच रिलीज नहीं होता, पानी दोबारा वापस बॉडी में रीअब्सॉर्ब नहीं होता। इतना पानी जो होता है बॉडी में वो ज्यादा जो होता है वो इसी नाली के जरिए बॉडी से बाहर क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। अब दूसरी चीज हमारे पास है सोडियम आयन जो होता है वो, ये तो हो गई वाटर के लेवल को मेंटेन करता है किडनी। दूसरा हमारे पास होता है कि सोडियम के लेवल को किस तरह से मेंटेन करता है। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है यहाँ वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, और जो असेंडिंग लिम्ब होती है यहाँ NaCl रीअब्सॉर्ब होता है। डिसेंडिंग में वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, और जो असेंडिंग लिम्ब होती है इसमें NaCl रीअब्सॉर्ब होता है। जब NaCl एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है तो वही मैसेज जो है ना बॉडी मैसेज जो है ना हाइपोथैलेमस की तरफ सिग्नल जाता है, और हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर देता है एड्रिनल ग्लैंड की तरफ। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ सिग्नल आता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन सेक्रेट करता है, उसको हम कहते हैं एल्डोस्टेरोन। अब ये जो एल्डोस्टेरोन होता है ये असेंडिंग लिम्ब में आता है, और इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ये तो होता है हार्मोन के जरिए किस तरह से हो। अब डिस्कस करते हैं जी काउंटर करंट मल्टीप्लायर को। काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या होता है, काउंटर कहते हैं अपोजिट को और करंट कहते हैं फ्लो को। यानी अपोजिट जो फिल्ट्रेट की फ्लो हो रही है, अब यहां से जो वाटर है वो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो है ना वो असेंडिंग लिम्ब में ऊपर डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर का जो मैकेनिज्म होता है बेसिकली वो हेल्पफुल होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। सो कंसंट्रेटेड यूरिन जब पैदा होती है तो इसमें जो हेल्पफुल होता है वो होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब किस तरह से हेल्पफुल होता है, वो कुछ इस तरह से होता है कि जो हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब होती है इसमें वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। अब एक वर्ड लिखा हुआ है बुक के ऊपर जो है ना, जो सेकंड ईयर की बुक है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम मूव करते हैं कॉर्टेक्स से मेडोला की तरफ तो यूरिन जो होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब ये जो रीजन होता है ये हमारे पास जो ऊपर वाला रीजन होता है ये होता है कॉर्टेक्स होता है, और जो नीचे हमारे पास होता है मेडोला। तो जैसे जैसे मूव करते हैं हम कॉर्टेक्स से मेडोला की तरफ, जो फिल्ट्रेट होता है, जो यूरिन होता है वो क्या होता जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। उसकी क्या रीजन होती है, उसकी रीजन हम देखते हैं। अब उसकी जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, दोबारा बॉडी में चला जाता है। अब जो असेंडिंग लिम्ब है इसमें NaCl रीअब्सॉर्ब होता है। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब है इसमें से NaCl जो है ना वो इसमें से निकल कर ये जो बाहर वाला होता है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस फ्लूइड में सोडियम आयन आ जाते हैं। सोडियम आयन मूव करके जब सोडियम आयन जाते हैं तो क्लोराइड आयन जो है ना उसके पीछे जो है ना वो यानी सोडियम आयन एक्टिवली जो है ना वो यहां से मूव करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं। तो जैसे ही सोडियम आयन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगे वाटर अट्रैक्ट करता है सोडियम को। वाटर हमेशा जो है वो साल्ट के पीछे भागता है। तो जैसे ही सोडियम आयन यहाँ पे आएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएंगे तो साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो जाएगा। जैसे ही साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अब यहाँ पे वाटर मौजूद है, इसमें वाटर मौजूद है, इसमें इस नाली में वाटर मौजूद है। तो अब यहाँ पे बाहर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा हो गया। अब जैसे ही साल्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा होता है ऑस्मोसिस का रूल होता है कि वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसमें साल्ट ज्यादा हो गया, वाटर क्या हो गया, कम हो गया। अब जब वाटर कम हो गया अंदर पानी क्या है, ज्यादा है, तो वाटर जो है वो अंदर से निकल कर बाहर जो है इंटरस्टिशियल मजीद जो वाटर है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव करेगा, मजीद वाटर जो है यहाँ पे मूव करेगा। इस तरह से जो यूरिन पैदा होगा वो होगी कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होगी।
और इसी तरह से ये हमारे पास असेंडिंग बेस में, और दोबारा जब कलेक्टिंग डक्ट में वाटर आता है तो यहाँ भी वाटर जो है ना वो एडीएच की वजह से रीअब्सॉर्ब होता है। तो इस तरह से काउंटर करंट मल्टीप्लायर के जरिए भी हमारे पास कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन होती है। एक लास्ट जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास होता है उस मिक्चुरेशन। अब मिक्चुरेशन का प्रोसेस क्या होता है? मिक्चुरेशन का प्रोसेस ये होता है कि जब यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है, वो डाइल्यूट यूरिन है या कंसंट्रेटेड यूरिन है, तो उसके बाद जो यूरिन है वो आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से फिर जो यूरिन होती है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करें यूरिनरी सिस्टम का, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास लेफ्ट किडनी हो गया और ये हमारे पास राइट किडनी। अब यहाँ से जो है इससे यूरेटर नाले निकलते हैं, उसको हम कहते हैं यूरेटर। अब ये हमारे पास क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेटर होता है और ये होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो जब कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये आता है रीनल पेल्विस में आता है। तो यहां से जो निकल रही है इसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। तो ये रीनल पेल्विस में आता है और रीनल पेल्विस से फिर जो है ना ये यूरेटर में आ जाता है और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। अब मिक्चुरेशन का प्रोसेस क्या होता है? मिक्चुरेशन का प्रोसेस ये होता है कि जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाती है यूरिन से, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि यहां से सिग्नल जाता है सीएनएस की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सिग्नल जाता है, और जो सीएनएस होता है फिर वहां से वोलेंट्री सिग्नल सेक्रेट करता है, वोलेंट्री सिग्नल। और ये जो वोलेंट्री सिग्नल है ये फिर आता है यूरिनरी ब्लैडर के मसल की तरफ, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल होते हैं फिर कंट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ये कंट्रैक्ट करते हैं तो इसी तरह से जो इसके अंदर यूरिन होता है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये तो हमने डिस्कस किया है काउंटर करंट मल्टीप्लायर को। तो आज हमारा जो है ना वो हमने जो एक पोर्शन स्टार्ट किया था यूरिनरी सिस्टम का, वो हमारा यूरिनरी सिस्टम वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह।